हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलसी। मैं राजीव और आज की क्लास में हम लोग अपैरेंट डेप्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बच्चों करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपैरेंट डेप्थ के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्लास में जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसे एक बार और डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको गलत बता दिया था, तो मैं वहाँ पे उसमें करेक्शन कुछ करवाना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये था लास्ट क्लास जो हमने किया था, यानी पार्ट 2 जो हमारा न्यूमेरिकल सीरीज का था। पार्ट 2 में आप जाइएगा और जो न्यूमेरिकल सीरीज का हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर्थ था, ठीक है, उस फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमारा ये ग्लास है, क्या है बच्चों, ग्लास, और ये हमारा एयर है, ठीक है। और किसी लाइट को क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट करवाया जा रहा था। किस एंगल पर? क्रिटिकल एंगल पर, ठीक है। अब ये कहा गया था कि अगर यहाँ पर ग्लास के ऊपर एक वाटर की लेयर डाल दी जाए, एक वाटर की लेयर को डाल दिया जाए ग्लास के ऊपर। ये वाटर है और ये ग्लास था हमारा, तो ग्लास के ऊपर हमने वाटर की लेयर को डाल दिया। और अब हमने अगर उसी क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट करवाया, ठीक है, उसी क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट करवाया, यहाँ पर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ से मान लीजिए इमर्ज होगा, तो ये इमर्जेंट रे इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, हमसे इसकी वैल्यू पूछा गया था, ठीक है बच्चों। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बता दिया था गलती से कि ये हमारा कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर है। नहीं, ग्लास हमारा अभी भी डेंसर मीडियम है। ये ग्लास हमारा कैसा मीडियम है, डेंसर, और ये हमारा रेयर मीडियम है। ये चाहे तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है उससे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है और वाटर क्या है, रेयर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर जितनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो जैसे ग्लास के लिए जो भी हो या वाटर के लिए जो भी हो, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देखकर, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फॉर्मूला हमारा n=c/v। अगर n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मान लीजिए यहाँ से v अगर हम निकालेंगे किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड, अब n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लाइट की स्पीड उतनी क्या होती जाएगी, कम। लाइट की स्पीड जितनी कम, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता जाएगा, वो डेंसर होता जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक 1.33 और ग्लास का हमारा इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा वैल्यू होती है, ये लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, किसमें, उस पर्टिकुलर मीडियम में, ठीक है। पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो गई, तो ये मीडियम कैसा हो गया, डेंसर हो गया विद कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्लास डेंसर था और वाटर जो है वो हमारा रेयर ही था। अब लाइट अब डेंसर से वाटर में जा रही है, डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में जा रही है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाती है और क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है, हम ये जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाती है और क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बनता है, यानी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाते हुए निकल जाता है। यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे फिर क्यों नहीं निकला 90 डिग्री बनाते हुए, ये तो इस साइड में बाहर जा रहा है, इसको तो ऐसा चला जाना चाहिए, तो फिर ऊपर निकलता नहीं। तो यहाँ पर क्यों नहीं निकला, आप समझिए। ये जो क्रिटिकल एंगल बच्चों आप लोगों को दे रखा है, ये क्रिटिकल एंगल आपका वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा है। हमें क्वेश्चन में जो भी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू गिवन होती है बच्चों, वो हमारा एयर के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है, एयर के रिस्पेक्ट में। ये क्रिटिकल एंगल आपको एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा था। अगर ये वाटर के रिस्पेक्ट में दिया रहता है तो बात कुछ और होती है, लेकिन हमें ये एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री तभी हो सकता है जब ये मीडियम हमारा कैसा हो, एयर हो। इसके ऊपर वाला मीडियम कैसा हो, एयर हो। पहले आप समझ लीजिए कि क्रिटिकल एंगल हमें किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का जब दिया रहता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल मान लीजिए समथिंग, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास आपको मान लीजिए दे रखा है समथिंग, कुछ दे रखा है 1.5 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 1.5 डिग्री, इस तरह से दे दिया मान लीजिए। अगर ये आपको क्रिटिकल एंगल दे रखा है, ठीक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये आपका रिस्पेक्ट में होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब एयर को ही लेना क्यों जरूरी है, तभी 90 डिग्री हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। देखिए आप किसी इस पॉइंट पर आप जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ को, ठीक है। स्नेल्स लॉ जरा अप्लाई कीजिए, क्या होता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन IC आप लिखिएगा, इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी NW, और यहाँ से जिस एंगल पे निकला, मान लीजिए R एंगल पर निकला, कितने एंगल पर, R एंगल पर, ठीक है। तो ये हमने ये कहा। अब जरा समझिए चीजों को, NW साइन R हमने ये कहा। अब ये दोनों वैल्यू NG हमने ये लिखा, और ये क्रिटिकल एंगल किसके रिस्पेक्ट में होता है, एयर के रिस्पेक्ट में। हम ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में होता है। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ भी रखा है कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, और
वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, यानी आ कहाँ से रही है? ग्लास से आ रही है। आपने यहाँ पे एनजी लिख दिया, हमने यही किया था, इक्वल टू NW और साइन आर लिखा, ठीक है, इक्वल, ये कैंसिल आउट हो गया। अब खुद सोचिए कि आपको अगर 90 चाहिए, R 90 चाहिए, तो आपको क्या करना जरूरी है? आपको ये करना जरूरी है कि ये NW, ये तो 1 हो गया, 1 इक्वल टू NW और साइन R, ये है, ठीक है। अगर आपको 90 चाहिए तो आपको क्या चाहिए? साइन R इक्वल टू, आप ऐसे चाहते हैं कि साइन R इक्वल टू आप क्या चाहेंगे कि 1 बन जाए, क्योंकि अगर 1 बन जाता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 लिख सकते हैं, और कंपैरिजन करिएगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। अब खुद सोचिए यहाँ पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए? वाटर का होना चाहिए। अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूँ, मान लीजिए 1.33 मैंने ले लिया, क्या ये वैल्यू यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा? फिर नहीं मिल पाएगा ना। तो यहाँ पे मैं किस तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा? ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा जिसकी वैल्यू कितनी हो? 1 हो। अब किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है बच्चों? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। तो अगर यहाँ पे मैं एयर को कंसीडर करूँ, यानी दूसरा मीडियम, NW कौन सा मीडियम था? दूसरा मीडियम जिसमें लाइट एंटर कर रहा है। अगर ये मीडियम एयर हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा, और 1 आएगा तो साइन आर को हम साइन, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि 1 इक्वल टू, यहाँ पे वाटर ना रह के एयर रहता, क्या रहता बच्चों? एयर रहता। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बच्चों कितना होता है? 1 होता है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन R इक्वल टू साइन 90, सॉरी साइन, हाँ साइन 90 आप लिख सकते हैं, साइन 90 की, और R कितना आ गया आपका? 90 आया। यानी सेकंड मीडियम का एयर रहना जरूरी है, तभी आपका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आएगा? 90 आएगा। और हमें तो ये कह दिया गया कि इसके ऊपर किसको डाल दिया गया? वाटर को डाल दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड मीडियम एयर ना हो गया, अब क्या है? वाटर है। तो इसीलिए जो है हम R को 90 नहीं लेंगे, जबकि लाइट रे डेंसर टू रेयर में जा रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी मीडियम का, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का या किसी भी मीडियम का अगर आपको क्रिटिकल एंगल दे रखा है, जैसे ग्लास का या सम किसी भी चीज़ का हमें क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो किसके रिस्पेक्ट में होता है? एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री तभी बन सकता है जब आप दूसरा मीडियम आप क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपेरेंट डेप्थ के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और एक बार मैं अपेरेंट डेप्थ के जो भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करवाने से पहले उसके फॉर्मूले के बारे में आपको फिर से एक बार बता दूं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था, जो रिलेशन हमने पढ़ा था अपेरेंट डेप्थ का, वो ये पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ, शॉर्टकट में लिख दी रियल डेप्थ dr अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। ये किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था बच्चों? आपको ध्यान होगा ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, नहीं जहां से लाइट रे आ रही है। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आप इसे? n2 अपॉन n1 इक्वल टू dr अपॉन dA, ठीक है। n2 क्या है? n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट से आएगी, ठीक है। और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर आप हो, यानी ऑब्जर्वर आप जहां पर हो, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जहां पर है जहां से लाइट रे आ रही है, ध्यान रखिएगा, जहां पर ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। और जहां लाइट रे जा रही है, यानी जिस ऑब्जर्वर तक जा रही है, जो इसे देखना चाह रहा है, उसका उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जहां बैठा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1 है। या अगर सिर्फ सिंपली आप n लिख रहे हैं तो n का मतलब है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस मीडियम का? जहां से लाइट रे आ रही है विद रिस्पेक्ट टू उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जहां पर लाइट जा रही है, ठीक है। जैसे एक सिंपल मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कॉइन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? कॉइन, और ये ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, उसकी आंखें हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे, ये मीडियम हमारा n2 होगा और ये n1 होगा, और सिर्फ अगर मैं n लिख रहा हूँ तो n का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यहाँ n का मतलब ये आपका, यहाँ पे n का मतलब ये है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से लाइट रे आ रही है, क्योंकि लाइट रे यहाँ से जाएगी आंखों तक, ठीक है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हमारा न्यूमेरिकल है बच्चों, अ नीडल लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज व्यूअर्ड वर्टिकली फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। क्या कहा गया क्वेश्चन में? एक सुई है जो स्थित है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इज व्यूअर्ड, उसे देखा जा रहा है वर्टिकली फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधे देखा जा रहा है, कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस से? 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से देखा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर एक नीडल है, ठीक है, ये एक नीडल है, ठीक है, और इसे 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जा रहा है, यहाँ से देखा जा रहा है, मान लीजिए ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से देखा जा रहा है। क्लियर? अब आगे ये कहा गया कि अ ग्लास स्लैब ऑफ 12 सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड ऑन द नीडल। अब इस नीडल के ऊपर एक ग्लास स्लैब को रख दिया गया,
जिसकी थिकनेस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर एक ग्लास स्लैब को रखा गया, इसके ऊपर ये निडल था हमारा सरफेस पे अभी भी मौजूद है, इसके ऊपर हमने ग्लास स्लैब को रख दिया, ये हमारा पूरा क्या है ग्लास स्लैब है। और इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, इसकी थिकनेस है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमसे ये कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल इमेज ऑफ द नीडल फ्रॉम द आई टेकिंग ANG इक्वल टू 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ANG आपको दे रखा है 1.5। और आपसे ये कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल इमेज ऑफ द नीडल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल इमेज ऑफ द नीडल, नीडल की जो वर्टिकल इमेज है, जो अपेरेंट इमेज है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द आई, कहाँ से, आंखों से, यहाँ से बताना है। ठीक है, देखिए कोई भी डिस्टेंस, अब ये अलग मीडियम है, ये एयर हो गया और ये ग्लास हो गया, तो सरफेस हमारा ये है, सरफेस से जो भी डिस्टेंस, अब ये सरफेस से नीडल की तो ओरिजिनल डिस्टेंस है, मान लीजिए कि अब ये नीडल अब ऊपर से बंदा देख रहा है 100 सेंटीमीटर से, और इसे ग्लास स्लैब को डालने से ये नीडल मान लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है या कहीं पे भी दिखाई दे रहा है, हम बात नहीं करें, लेकिन ये तो इसकी रियल डेप्थ हो गई, क्या हो गई रियल डेप्थ, नीडल तो अभी भी यहीं पे मौजूद है, तो ये इसकी रियल डेप्थ है। अभी हम इमेज की बात नहीं करें कि इमेज कहाँ बना, लेकिन ये क्या हमारा रियल डेप्थ है। ठीक है, और कोई भी डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है, सरफेस से ली जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो देखिए इन चारों क्वेश्चन में एक मैं छोटी सी आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, जब भी किसी स्लैब को, ग्लास स्लैब को, वाटर के लेयर को या एक्सेट्रा कुछ भी रखा जाता है, तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, आप ये देखिए कि स्लैब से ये सरफेस हो गया, ये दोनों सरफेस को अलग करने वाला इंटरफेस हो गया ना एयर और ग्लास को, तो यहाँ से आप कोई भी जो डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। आपका नीडल यहाँ पे है तो ओरिजिनल डिस्टेंस तो यही होगा, रियल डेप्थ तो यही होगा। ठीक है बच्चों, तो रियल डेप्थ हमने ये कहा कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया, यानी जो भी ग्लास की थिकनेस होगी या जो भी वाटर लेयर की थिकनेस होगी, जो भी एक्सेट्रा जो भी मीडियम है उसकी जो थिकनेस होगी वही आपकी रियल डेप्थ होती है। अगर इन शॉर्ट आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन को तुरंत समझना है कि क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा जो भी लेयर रहती है, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस भी लेयर को डाला जाता है, वाटर की लेयर को या ऑयल के लेयर को या किसी भी चीज़ के लेयर को, उसकी जो थिकनेस होती है वही आपकी क्या हो जाती है, रियल डेप्थ हो जाती है। तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ हमें नहीं पता, हमने बोला कि x सेंटीमीटर पे, यहाँ से x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज कहीं बन रहा है, हमने अपेरेंट डेप्थ को कितना कंसीडर कर लिया, x, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5, तो यहाँ पे हमने लिखा 1.5। क्लियर, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिएगा तो 12 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाया 0, 15 8 जा 120, x कितना है 8 सेंटीमीटर। कहाँ से लेंगे, सरफेस से लेंगे, सरफेस से 8 सेंटीमीटर किस साइड में, इसी साइड में, क्योंकि हमने ये प्लस इधर लिया 12 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर भी इधर होगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हमने ये कहा, मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अब नीडल आपका ये वर्टिकल इमेज है, कैसी इमेज है, ये वर्टिकल है, ये ओरिजिनल थी, इसको हमने ऑब्जेक्ट कह दिया, ये इमेज है तो इसको हमने आई कहा, क्या कहा, आई कहा। क्लियर है। अब लेकिन आपको तो ये पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल इमेज ऑफ द नीडल फ्रॉम द आई, आपको वर्टिकल इमेज की डिस्टेंस बतानी है, लेकिन कहाँ से, आई से बताना है। कहाँ से बताना, आई से। अब आई से कैसे बताइएगा जरा देखिए, आई तो आपका यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, इस सरफेस से 100 सेंटीमीटर, 100 में से पहले आप इस 12 को माइनस करिए, आप पहले यहाँ तक पहुँचिए, आपको कहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है आपको, ये रही आपकी आँख, ये हो आप, यहाँ पर ऑब्जर्वर हो आप। ठीक है, यहाँ से आपको इस वर्टिकल जो आपका इमेज है, वर्चुअल इमेज है जो, ठीक है, वर्टिकल जो इमेज है, इसकी डिस्टेंस को पता करना है। तो ये डिस्टेंस तो आपको पता है 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 100 में से आप इस 12 को क्या कर दीजिए, माइनस कीजिए, तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस फ्रॉम आई, हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम आई। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम आई, तो कैसे निकालेंगे, 100 ये पूरा है, 100 में से ये 12 को पहले माइनस करेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, तो 100 माइनस 12, और उसमें किसे ऐड कर देंगे, इस 8 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे, तो प्लस 8, तो 100 माइनस 12 कितना हो गया 88, और प्लस 8 तो कितना हो गया बच्चों 96 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जर्वर है उसकी आई से ये जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 96 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। क्लियर है, सिंपल मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको किसी भी ग्लास स्लैब या वाटर की लेयर जो भी है, अगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल दिया जाए तो जो उसकी थिकनेस है वही आपकी रियल डेप्थ होती है, क्योंकि हम यहाँ से सरफेस से ही तो देखेंगे सारी चीज़ों को, सरफेस से देखेंगे तो ये तो रही ऑब्जेक्ट, ये रहा इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन कितनी है, जितनी इसकी थिकनेस है। ठीक है, और अपेरेंट डेप्थ को हमने x कंसीडर कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में रखा और हमने फाइंड आउट कर लिया सारी चीज़ों को। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सेकंड क्वेश्चन है ना बच्चों। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया, अब बीकर 20 सेंटीमीटर हाई इज हाफ फिल्ड विद एन ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 एंड अपर हाफ फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, व्हाट इज द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बीकर एज ऑब्जर्व नॉर्मली। देखिए आपसे ये कहा गया है कि एक बीकर है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, वो हाफ फिल्ड है ऑयल से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, और जो अपर हाफ है यानी ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो फील्ड है हमारा वाटर से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक बीकर है, क्या है, बीकर, ठीक है। इस बीकर का हाफ पोर्शन जो है वो तो है फील्ड किससे, ऑयल से, और ये टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर से ये आधा पोर्शन कितना हो जाएगी, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और इस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.4 दे रखा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑयल का, ठीक है। NO लिख दिया हमने, NO 1.4, ठीक है। और अपर हाफ जो है ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसका जो ये आपका वाटर है, क्या है, वाटर, वाटर है ना बच्चों, हाँ वाटर है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको NW जो है वो दे रखा है आपको कितना, 1.33। अब आपसे ये कहा गया है कि व्हाट इज द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बीकर एज ऑब्जर्व नॉर्मली। व्हाट इज द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बीकर, अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बीकर, बीकर का जो डेप्थ है ये है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़ डेप्थ पे रखी गई। अब इसका अपैरेंट डेप्थ पूछ रहे हैं, अपैरेंट पोजीशन। ये अगर ऊपर से हम देखे जाए, नॉर्मली ऊपर से देखें हम, तो इस पॉइंट की पोजीशन हमें कहाँ पे दिखाई देगी। मान लीजिए कि बीकर के डेप्थ में, बिल्कुल डेप्थ में हॉरिजॉन्टल पे ये पॉइंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे कोई भी हमने पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट ले लिया। अब हमें इसकी अपैरेंट पोजीशन पूछ रहा है। जब मैंने बताया था मोर देन वन लेयर हो, मोर देन वन लेयर हो और अपैरेंट निकालना हो पोजीशन, तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूला, n इक्वल टू थिकनेस यानी T, ठीक है। थिकनेस हमने लिख दिया, ये पहले लेयर की थिकनेस और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी NO, ठीक है, प्लस दूसरे लेयर की थिकनेस। थिकनेस कहाँ से ली जाती है, थिकनेस यानी जो ये डेप्थ है, ये थिकनेस जो है वो सरफेस से ली जाती है। पहले हम यहाँ से देखेंगे इस सरफेस से, ये रही थिकनेस, फिर हम इस सरफेस से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी दूसरी थिकनेस कहलाएगी। तो n इक्वल टू T1 अपॉन NO इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस T2 यानी ये वाला हमारा लेयर, इसकी थिकनेस और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, NW। क्लियर है बच्चों, बस हमें फॉर्मूले में से पुट करना, सिंपल क्वेश्चन है। एक दो से ज़्यादा होंगे तो इसी तरह से आप ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी है, T1 10, NO की वैल्यू कितनी, NO है हमारा 1.4 प्लस 10 अपॉन, और ये हमारा है 1.33, ठीक है। 10 कॉमन आ गया, सॉल्व करिएगा तो 1.4 और 1.33 दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम तो पूरा ही आ जाएगा। 1.4 से 1.4 कैंसिल, 1.33 प्लस 1.33 से ये कैंसिल तो 1.4, 10 कॉमन आ चुका है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करिएगा तो 4 और 3 ये हो जाएगा आपका 3, और ये 4 और 3 7, तो 1.73 होगा, 2.73 होगा, ठीक है। 4 जीरो मान लीजिए इसे, तो 3 का 3 और 4 और 3 7, हाँ ठीक है, 2.73। और नीचे हमारा क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनकी मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम कीजिए, पॉइंट को हटा लीजिए। पॉइंट हटा लेते हैं तो थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे, 1000, 2 डिजिट और एक ये डिजिट, और इसका हटाएंगे तो कितने हो गए, 2 जीरो ही हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या बना, 273, ठीक है। कुछ कैंसिल भी होगा, नहीं कैंसिल होगा बच्चा। 273 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए, और नीचे 14 और 133 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1330, और ये हो जाएगा 4 से करेंगे इसमें, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12 और एक 13, कैरी 1, 4 1 जा 4 और एक 5, 2 3 3 6 3 5 8, और नीचे 1862 डिवाइड करेंगे 1862 से, तो जो भी आपका आंसर है ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार हम डिवाइड भी करके चलिए देख लेते हैं। 1862 से अगर हम 273 और 00 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स में 1862, 8 और 6, और ये आपका हुआ 6, तो ये हो गया 8, ठीक है। और ये और 0 आ गया ये। फिर उसके बाद अगर करेंगे 18 5 जो तो 90 हो जाता है, ठीक है। तो हम 4 टाइम्स में करेंगे, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 8 जा 32, ठीक है। 32 और 2 कितने हो गए, 34, और कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे बचा 3, और ये बचा हमारा 2, और ये बचा 1, ठीक है। अब इसमें 0 आ जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा। अब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा,
6 टाइम्स में, तो ये हमारा लगभग आंसर आ जाएगा 14.6 सेंटीमीटर, जिसमें भी दिया सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। देखिए एग्जाम में जो आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं 2013 और 2020 के बीच में, जो इन 7-8 सालों में जो भी न्यूमेरिकल पूछे गए, बिल्कुल भी मतलब हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए, ईजी न्यूमेरिकल पूछे गए। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि उनमें कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन हार्ड तो बिल्कुल नहीं पूछे गए। तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के, आप ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल मत करिए, आप अपने एग्जाम के लिए बस जो फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल और जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें 1-2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, उस टाइप के आप क्वेश्चन करिए। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा देखिए। थर्ड क्वेश्चन में माइक्रोस्कोप है, एक माइक्रोस्कोप फोकस्ड ऑन अ पिन, एक माइक्रोस्कोप है जो एक पिन पे फोकस कर रहा है, लाइंग एट द बॉटम ऑफ अ बीकर, जो एक बीकर के बॉटम पर है। ठीक है, रीड्स 3.965 सेंटीमीटर, और कितना रीड करता है 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए। एक माइक्रोस्कोप है और वो एक बीकर ये मान लीजिए एक बीकर है, ठीक है, इस तरह से हमने बीकर बना दिया, और ये बीकर के एंड पॉइंट पर यानी बॉटम पर माइक्रोस्कोप फोकस्ड ऑन अ पिन लाइंग एट द बॉटम ऑफ अ बीकर, ये हमारा बीकर के बॉटम पर एक पॉइंट है, और एक माइक्रोस्कोप कहीं से देख रहा है इसे, और माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहा है कितनी रीडिंग को, 3.965 सेंटीमीटर रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप है, क्या है ये एक माइक्रोस्कोप, और ये इसकी रीडिंग को यहाँ से यहाँ तक कितना ऑब्जर्व करता है, ये ऑब्जर्व करता है 3.965 सेंटीमीटर रीडिंग ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, व्हेन ए लिक्विड इज पावर्ड अप टू अ हाइट ऑफ 2.537 सेंटीमीटर, अगर इस बीकर में इतनी हाइट तक 2.537 सेंटीमीटर की हाइट तक लिक्विड को फिल कर दिया जाए, यानी अब अगर इसी बीकर में मैं यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक मैं फिल कर दूँ, ठीक है, हमें पूरे बीकर की हाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ तक वाटर को फिल कर दिया, ये हमारा क्या हो गया वाटर, और इसकी हाइट कितनी है, तो ये है 2.537 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, क्या बताया था अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपका पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपके वाटर की लेयर या ग्लास की लेयर को अगर आप डाल दिया जा रहा है, तो जो लेयर की थिकनेस होगी वही हमारा क्या होगा, रियल डेप्थ होगा, क्योंकि हम सारी डिस्टेंस तो यहाँ से मेजर करेंगे। अब यहाँ से मेजर करेंगे तो ये पॉइंट तो इसकी एक्चुअल पोजीशन तो यही है, तो रियल डेप्थ कितनी होगी 2.537। ठीक है, अब ये कहा गया जब इसको फिल कर दिया जाता है, द माइक्रोस्कोप फोकस्ड अगेन ऑन द पिन रीड्स 3.348 सेंटीमीटर, यानी जब इसे फिल कर दिया जाता है, इस वाटर को फिल कर दिया जाता है, तो अब माइक्रोस्कोप रीडिंग कितनी पड़ता है, अब माइक्रोस्कोप रीडिंग पड़ता है 3.348 सेंटीमीटर। 3.348 इससे ज़्यादा या कम है, कम है, यानी अब माइक्रोस्कोप रीडिंग कर रहा है 3.348 सेंटीमीटर। तो जनरल सी चीज़ है, आप खुद सोचिए, रीडिंग अब कम हो गई, पहले 3.9 था, अब 3 पॉइंट कितना हो गया, 3.348 हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ ना रह के अगर ये पीछे जाता तो और डिस्टेंस बढ़ता, लेकिन ये तो कम हो रहा है, कम होने का मतलब ये पॉइंट अब यानी इस वाटर को फिल करने से ये पॉइंट की जो अपेरेंट पोजीशन है वो कहाँ पर पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई, मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना मेजर कर रहा है, ये डिस्टेंस जो है माइक्रोस्कोप कितना मेजर कर रहा है, 3 पॉइंट कितना है, कहाँ है बच्चों, 3.348। क्लियर है। एक बार पूरे क्वेश्चन को ओवरव्यू ले लीजिए। पहले एक पॉइंट था जो बीकर के बॉटम पर था, बीकर के बॉटम, सिंपल है, अगर जनरल तरीके से आप करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। बीकर के था, एक माइक्रोस्कोप इसे देख रहा था और कितना डिस्टेंस ऑब्जर्व कर रहा था, 3.965। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर यानी इस बीकर में इतनी हाइट तक पानी को फिल कर दिया। मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वाटर के लेयर या ग्लास के स्लैब को डाल दिया जाए तो जो उसकी थिकनेस होगी वही इसकी रियल पोजीशन हो जाएगी। तो रियल डेप्थ कितनी होगी इस पॉइंट की, 2.537 सेंटीमीटर। अब ये कहा गया कि इस पानी को डालने से जो माइक्रोस्कोप है इस पिन की रीडिंग कितनी ऑब्जर्व कर रहा है, 3.348 कम हो गया। इससे कम होने का मतलब ये पिन कहाँ पहुंच रहा है, यानी ये पिन नहीं पहुंच रहा है, पिन तो यही है, लेकिन ये पानी को डालने से इसकी एक अपेरेंट इमेज वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर में बन रही है, जिससे माइक्रोस्कोप नोटिस कर रहा है। ठीक है, तो हमसे बोला गया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, किसका बताइए, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, यानी ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है। क्लियर बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले हम फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ तो पता है, रियल डेप्थ कितनी है 2.537। अपेरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। अपेरेंट डेप्थ यही तो है, कोई भी डेप्थ जो है या जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लेते हैं, सरफेस से।
ये पॉइंट उठ के यहाँ आ गया, तभी तो रीडिंग कम हुई थी। तो आपको ये बताना है कि ये कितना है, ये पोजीशन ये कितनी है, ठीक है। अब ये आप पहले निकाल सकते हैं। अपैरेंट डेप्थ को कैसे निकालेंगे जरा देखिए, अपैरेंट डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं। पूरी डिस्टेंस कितनी है 3.3965 सेंटीमीटर, 3.39। अब ये अगर पोजीशन पता करनी है ये कितनी है, तो इस पूरे में से मैं इस वाले को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अगर आपको ये डिस्टेंस पता करना है, यही तो अपैरेंट डेप्थ है, यहीं से तो लेंगे अपैरेंट डेप्थ। तो ये अगर अपैरेंट डेप्थ पता करना है तो इस पूरे में से, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की तो दे रखी है हमें 3.348 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप नोटिस कर रहा था ना, इस पूरे में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस, तो यही तो बचेगा। यानी 3 अपैरेंट डेप्थ की पोजीशन निकालने के लिए 3.348 में से किसे माइनस करें, इस वाले डिस्टेंस को माइनस करें। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये डिस्टेंस तो तब निकल पाएगी जब इस पूरे में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस 3.3965 है, ये पूरी, ये यहाँ से 3.965 डिस्टेंस है। मुझे इतना पता करना है, ये वाला पोर्शन पता करना है। तो ये वाला पोर्शन पता करने के लिए इस पूरे में से मैं इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा। यानी ये इस पूरे में से इस वाले पोर्शन को माइनस करना, इसे x कंसीडर कर लिया, ठीक है। चलिए ये x कंसीडर कर लिया, सॉरी ये x नहीं, इसे x कंसीडर किया। इस x को वैल्यू को निकालने के लिए पहले हमने इसे x लिख दिया, चलिए x लिख देते हैं, ठीक है। 3.348 में से इस x को माइनस करेंगे तो ही तो हमारा ये अपैरेंट डेप्थ आएगा, ठीक है। अब इस x को कैसे निकालें, तो जरा देखिए 3.348 माइनस इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस पूरे में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये मिल जाएगा। यानी 3.965 में से हम 2.537 को क्या करेंगे, माइनस। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जनरल सी चीज़ है। 3.348 माइनस कर दीजिए, इसे माइनस करिएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा। 15 में से 7 गया तो 8 बचे, ठीक है। उसके बाद आपके ये हो गए यहाँ पे कितना, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पे आपका हो गया 9 में से 5 गए 4, और 3 में से 2 गए 1.428। और अब माइनस करिएगा तो 0, 2 और ये आपका 9, और यहाँ पे 2 में से 1 गए 1.920। फिर से मैं बार बार इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ, तो बहुत सारे नंबर्स दे रखे, 3-4 नंबर दे रखे, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक माइक्रोस्कोप था, एक पॉइंट को नोटिस कर रहा था, कितनी डिस्टेंस 3.965 सेंटीमीटर, ठीक है। वाटर की लेयर को डाला गया, ये रियल डेप्थ होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, 2.537। अब जब वाटर को डाल दिया गया तो ये माइक्रोस्कोप ये रीडिंग ऑब्जर्व करता है, यानी अब ये डिस्टेंस इससे कम है, यानी ये पॉइंट उठकर इसकी इमेज यहाँ बन रही होगी, ठीक है। अब फॉर्मूला हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये होता है dr/d है, ठीक है भाई। रियल डेप्थ तो हमें पता है 2.537 है, वो तो हम यूज कर लेंगे। मेन बात है अपैरेंट डेप्थ को निकालने। अपैरेंट डेप्थ ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच चुका है ना, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, माइक्रोस्कोप। अब रीडिंग इतनी ऑब्जर्व कर रहा है, यानी माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग अब ऑब्जेक्ट यहाँ ना रहकर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अपैरेंट डेप्थ होगी, जबकि रियल पोजीशन तो ये है, लेकिन इसकी अपैरेंट पोजीशन जो वर्चुअल इमेज है वो ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे पता लगा है भाई, इस पूरे में से, ये तो पूरा दिया हुआ है, इस पूरे में से इस वाले ऊपर वाले डिस्टेंस को माइनस कर दें। ऊपर वाले डिस्टेंस को मैंने कितना कंसीडर कर लिया, x कंसीडर कर लिया बच्चों। तो 3.348 में से इस x को क्या कर दिया, माइनस। अब इस x की वैल्यू को कैसे निकाले, तो पूरे में से इस थिकनेस को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। ये आ गया 1.920। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, बस आपको पुट करना है n = रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी थी, रियल डेप्थ 2.537, ठीक है। और अपैरेंट डेप्थ आपने फाइंड आउट कर लिया 1.920। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, n की वैल्यू निकालिएगा तो 1 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है। और 920 और 2537, ठीक है। एक बार में तो पहले जाएगा 1920 7 1 और ये हो गया आपके 6, ठीक है, और 0, और ये 3 टाइम्स में फिर जाएगा 300 3 2 6 3 9 27 कैरी 2 3 1 3 और 2 5। हाँ ठीक है, तो ये कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया, ए फिश राइजिंग वर्टिकली टू सरफेस ऑफ वाटर। एक फिश जो है यानी मछली जो है वो राइजिंग कर रही है, यानी उठ रही है वर्टिकली सीधे टू सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस की तरफ, इन अ लैक, एक लैक में, झील में, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बच्चों। ऑब्जर्व अ किंग फिशर, एक किंग फिशर को वो ऑब्जर्व करती है, कौन, मछली। और क्या ऑब्जर्व करती है कि वो डाइविंग कर रहा है वर्टिकली टुवर्ड्स द वाटर, वाटर की तरफ वो डाइविंग करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब वाटर की तरफ आ रहा है वो टुवर्ड्स वाटर एट अ रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ये फिश जो है
पानी में रहकर ऑब्जर्व कर रही है कि एक जो किंगफिशर है वो टूवर्ड्स वाटर आ रहा है एट द रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे ये कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो तो फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डाइव ऑफ द बर्ड। तो हमसे बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी को क्या किया गया, पूछा गया। किसकी वेलोसिटी को? बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी को हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो ये 9 मीटर पर सेकंड आप लोगों को दे रखा है, ये 9 मीटर पर सेकंड क्या एक्चुअल स्पीड है फिश बर्ड की? नहीं, क्योंकि बर्ड जो है वो एयर में है और जो फिश है वो किस में है? वाटर में। अगर फिश भी सेम मीडियम में जिसमें किंगफिशर है उसमें रहकर अगर बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा था, नहीं अगर हमारा फिश भी जो है एयर में रहता, ठीक है, और ऑब्जर्व कर रहा होता किसको? हमारे किंगफिशर को ऑब्जर्व कर रहा होता, तो वो जो स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड वो उसकी रियल स्पीड होती। तो वो रियल स्पीड नहीं है, क्यों? क्योंकि बर्ड तो फिश जो कहाँ है वो कहाँ है? वाटर में है। इसलिए हमसे बोला गया कि एक्चुअल वेलोसिटी बताओ किसकी? बर्ड की, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाटर है बच्चों, क्या है? वाटर, और ये हमारा क्या है? एयर है, ठीक है, क्लियर। ये हमारी यहाँ पे एक मछली है, ये मान लीजिए हमने एक मछली बना दी है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हमने बना दिया ये बर्ड, क्लियर है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये बर्ड की स्पीड तो हमें दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? NW हमें दे रखा है कितना बच्चों? NW हमें दे रखा है 4/3। कितना दे रखा है? 4/3, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। और ये जो पोजीशन है ये बर्ड के अकॉर्डिंग अभी अपेरेंट पोजीशन है, रियल पोजीशन नहीं है, क्योंकि बर्ड तो फिश के अकॉर्डिंग ये इसकी अपेरेंट पोजीशन है, क्योंकि फिश तो अलग मीडियम में वाटर में, तो इसकी अपेरेंट पोजीशन है, अपेरेंट पोजीशन है ये, ठीक है। कैसी पोजीशन है ये? अपेरेंट पोजीशन। रियल पोजीशन मान लो हमने यहाँ पे मान लिया, ये मान लीजिए इसकी रियल पोजीशन है बर्ड की, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पर एट अ पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमने दोनों की डिस्टेंस को मेजर किया। कहाँ से? सरफेस से। कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं बच्चों? सरफेस से। तो हमने ये मेजर किया कि ये जो हमारा फिश है इसकी जो पोजीशन है मान लीजिए वह वाई है, ठीक है, इस सरफेस से, और इसकी जो रियल यहाँ पे पोजीशन है वो कितनी? एक्स है। कितना कंसीडर कर लिया? एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक। अब हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ, क्या? रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अब हम ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं? ये अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग किसके लिए? लाइट कहाँ से आ रहा है हम अप्लाई करने जा रहे हैं ये बर्ड के लिए। हमें बर्ड की रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ को पता करना है, जो भी है हमें रियल डेप्थ की पहले पोजीशन पता चले, उसके बाद ही हम उसकी वेलोसिटी को पता कर सकते हैं। तो हम ये बर्ड के लिए करने जा रहे हैं। किसके लिए करने जा रहे हैं? बर्ड के लिए, ठीक है। चलिए बर्ड के लिए करने जा रहे हैं। बर्ड की रियल पोजीशन कितनी है? तो बर्ड की रियल पोजीशन है एक्स। बर्ड की रियल पोजीशन कितनी है? ये जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं ये किसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं? बर्ड के लिए। तो बर्ड की रियल पोजीशन कितनी है? एक्स। अपेरेंट पोजीशन हमें नहीं पता है, ठीक है, हमें अपेरेंट पोजीशन नहीं पता, डी हमने लिख दिया। रियल पोजीशन को ना एक्स कंसीडर किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है बच्चों जहां से लाइट आ रही होती है। यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है? फिश से आ रही है, बर्ड से आएगी। भाई देख कौन रहा? ऑब्जर्वर तो फिश है और ऑब्जेक्ट क्या हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा बर्ड है। तो लाइट कहाँ से आनी चाहिए? लाइट हमेशा कहाँ से आती है? ऑब्जेक्ट से। तो लाइट आ रही है हमारी बर्ड से। कहाँ से आ रही है? बर्ड से, क्लियर है। यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये किसका होगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का, यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लाइट यहाँ से आ रही है और जा कहाँ रही है? यहाँ पर जा रही है। भाई लाइट आ यहाँ से रही है तो हम किसको ऐसे इस तरह से, एन मैंने बताया था अभी फॉर्मूला बताया था ना, एन इक्वल टू इस तरह से डी आर। तो ये क्या बताया था? ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से लाइट आ रही है। लाइट तो यहाँ से आ रही है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसके कंपैरिजन में? कहाँ जा रही है? तो जा रही है इसमें, यानी वाटर में जा रही है, यानी WN। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए भाई, N2/N1 होता है। N2 क्या होता है? N2 होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से लाइट आ रही है। तो N2 तो ये हो गया एयर का, ठीक है, और ये हो गया हमारा किसका? ये हो गया हमारा ये तो Na एयर का हो गया, ठीक है, और वाटर में जा रहा तो NW। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
लाइट जहाँ N2 का मतलब जहाँ से आ रही होती है लाइट, तो यहाँ से आ रही है तो Na, और जहाँ जा रही है यहाँ जा रही है तो NW। अब Na/NW को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे, WNA तो लिखेंगे, यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। राइट डाउन तो ऐसे किया जाता तो WNA। क्लियर है बच्चों। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, WNA को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/ANW। अब ये WNA को ANW क्यों लिखा, एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आप लोगों को बताना, मैं आप लोगों को भूल गया था, ठीक है, तो वो मैं बता दूं आप लोगों को, मैं थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर लूँगा। अभी मैं बता देता हूँ कि अगर एक मीडियम से लाइट, मान लीजिए ये N1 मीडियम है और ये N2 मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम से फर्स्ट मीडियम से मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, और लाइट रे इसमें जा रही है इस तरीके से, तो अगर फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम, मतलब सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लीजिए 1 और 2 है, और हम सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में, सॉरी फर्स्ट मीडियम का अगर हम निकालें किसके कंपैरिजन में, सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले 2Na 2N1, तो दोनों में रिलेशन ये होता है 1 और 2 जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 2N1 के, यानी दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। क्या मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और यहाँ पर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में हमने लिखा, तो दोनों में ये रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा। नहीं, जो इसका रिफ्रैक्टिव, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, तो उल्टा अगर जा रहे हैं तो 1/5 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ WNA था, हमने इसको 1/ANW लिख दिया क्योंकि उल्टा रिलेशन है। WNA ऐसे, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ANW हो जाएगा। क्लियर। अब ANW x और अपॉन d है, ये वैल्यू तो हमें पता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में होता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में होता है। तो ANW की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4/3। तो यहाँ से आपका अपेरेंट डेप्थ जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x इंटू 4/3। ये वैल्यू हमने 4/3 रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, आपने अपेरेंट डेप्थ निकाल लिया। अब जरा देखिए आगे, इतना हम रफ कर दे रहे हैं। हमने जो अपेरेंट डेप्थ निकाला उसे ध्यान रखिएगा, कितना है 4x/3 आया है, कितना है 4x/3, और ये सारी चीज़ें बाकी मैं रफ कर रहा हूँ 4x/3, ये क्या है हमारा अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अब जरा देखिए अपेरेंट डेप्थ, ये था मछली की अपेरेंट पोजीशन, यानी ये डिस्टेंस सरफेस से कितना आया 4x/3 आया है, कितना आया 4x/3। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हमसे पूछा गया है फिश की ओरिजिनल हमसे पूछा गया है किसके बारे में, हमसे पूछा गया है एक्चुअल वेलोसिटी के बारे में, बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी के बारे में। अगर अब मैं यहाँ से देखूँ, कहाँ से, अगर मैं मछली के पास से देखूँ, मछली के पास से लेकर अपेरेंट पोजीशन तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नहीं टोटल डिस्टेंस को अगर मैं h कंसीडर कर लूँ, कितना कंसीडर कर लूँ, h। चलिए हमने क्या निकाला, हमने अपेरेंट निकाला है कि अपेरेंट पोजीशन कितनी है बर्ड की, वो है 4x/3। कितनी है बच्चों, 4x/3। अब जरा यहाँ पे समझिए, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 4x/3 अपेरेंट पोजीशन, सरफेस से लेंगे। इस टोटल डिस्टेंस को यहाँ से लेकर, मछली से लेकर और बर्ड तक की टोटल डिस्टेंस को मैंने मान लीजिए h कंसीडर कर लिया। कितना कंसीडर कर लिया, h। तो ये h किसके इक्वल होगा, ये h आपका इक्वल हो जाएगा, एक तो ये डिस्टेंस यानी y, और प्लस किसके इक्वल होगा, इसके, यानी ये 4x/3 के। इस टोटल हाइट को बर्ड से लेकर और अपेरेंट पोजीशन तक की जो डिस्टेंस है उसे मैंने कितना कंसीडर कर लिया, h कंसीडर किया, h, और ये h किसके इक्वल होगा, y, और ये अपेरेंट पोजीशन यानी 4x+3 के इक्वल होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया पूरे इक्वेशन का। क्यों किया बच्चों, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है ना स्पीड दे रखा है, क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, और वेलोसिटी कब आएगी, जब हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जरा करिए, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dh/dt, इसको हटा दीजिए इधर, या चलिए इसको इधर लिख देते हैं, ये अपेरेंट कितना आया था हमारा 4x/3 आया था। कितना आया था बच्चों, 4x/3, ठीक है। dh/dt इक्वल टू dy/dt प्लस ये 4/3 तो कांस्टेंट वैल्यू, और x का करेंगे तो dx/dt। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मछली जब यहाँ से अपेरेंट पोजीशन को ऑब्जर्व कर रही थी तो उसे उसकी स्पीड कितनी दिखाई दे रही थी, कितनी दिखाई दे रही थी, 9 मीटर पर सेकंड। ये जो 9 मीटर पर सेकंड है बच्चों, ये क्या था 9 मीटर पर सेकंड, ये तो अपेरेंट पोजीशन थी ना, क्या थी, अपेरेंट
अपेरेंट पोजीशन की स्पीड थी, तो अपेरेंट पोजीशन की स्पीड थी तो डी अपॉन डी टी, ये डिस्टेंस ये टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड की इक्वल होगी। क्यों होगी आपको पता चल रहा है ना, ये इसलिए होगी क्योंकि जब बर्ड यहाँ पे था तो बर्ड किंगफिशर की अपेरेंट पोजीशन को नोट करके उसकी वेलोसिटी को पता कर रहा था, तो उसे उसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही थी, 9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कितना यूज करेंगे हम, 9 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। मछली तो किसी स्पीड से आ रही है, मछली की तो हमें दे रखा है, मछली की स्पीड कितनी है, मछली की स्पीड है कहाँ देखा था 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3 मीटर पर सेकंड, 3 लिख दिया, प्लस 4/3 और ये हमें निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब एक्स क्या है, रियल पोजीशन है बर्ड की, तो हमें रियली वेलोसिटी तो निकालना है, तो यानी हमें ये v निकालना है जो रियल है। ठीक है, वी आर लिख दिया इसे। अब 9 में से 3 गए, 3 बचे, सॉरी 6 यहाँ पे हो गया हमारा, और 4/3 और वी आर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9/2 इक्वल टू वी आर। यहाँ से वी आर की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो वी आर आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या है, रियल स्पीड है किसकी, किंगफिशर की। क्लियर है बच्चों, तो हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिए। हमने एक फिश कंसीडर किया था, फिर एक बर्ड कंसीडर किया था जो अपेरेंट पोजीशन थी, फिर हमने ये कहा कि रियल पोजीशन भी कुछ होगी तो रियल पोजीशन हमने कंसीडर कर लिया। एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने ये कहा कि रियल जो बर्ड है, बर्ड की रियल पोजीशन है उसकी डिस्टेंस एक्स है सरफेस से, और बर्ड जो फिश है उसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पता करना था बर्ड के लिए वेलोसिटी, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो अपेरेंट डेप्थ का, वो किसके लिए, वो बर्ड फिश के लिए अप्लाई ना करके हमने किसके लिए किया, बर्ड के लिए, क्योंकि हमें बर्ड के बारे में सारी चीजें पता करनी है। ठीक है, अब वहां पे प्रॉब्लम आई थी अपेरेंट पोजीशन की, तो अपेरेंट पोजीशन को मैंने बताया किस तरह से पता किया। ठीक है, अपेरेंट पोजीशन में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन में थोड़ी दिक्कत हुई हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का लिया जाता है जहां से लाइट रे आ रही होती है। इस बार लाइट रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यानी एयर से आ रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जहां जा रही है, कहां जा रही है, वाटर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अब WNA किसके इक्वल होता है, 1/ANW के, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उल्टा रिलेशन होता है, तो हमने उसे यूज किया और ये वैल्यू हमने सारी फाइंड की। क्लियर है बच्चों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए। देखिए, अपेरेंट डेप्थ के क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए जानना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहाँ से लिया जा रहा है और कहाँ वो जा रहा है। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिए कि वो किस मीडियम से आ रहा है। अगर सिर्फ n आप यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, तो n का मतलब होता है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से लाइट रे आ रही है, किसके रेस्पेक्ट में, जहां लाइट रे जा रही है। ठीक है, या अगर आप N2/N1 करें तो N2 मतलब उस मीडियम का जहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, N1 का मतलब जहां ऑब्जर्वर है, जहां पे लाइट रे जा रही है। बस आपको ये छोटी बातें ध्यान रखनी है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंसेस लेते हैं वो कहां से लेते हैं बच्चों, सरफेस से लेते हैं। क्लियर है, आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उस क्लास में हम लोग जो है प्रिज्म के क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन फार्मूला जो है उनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।